गुड इवनिंग, नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम टू गुड इवनिंग इंडिया। एक बार फिर से बुधवार की शाम एंड वी आर बैक इन द स्टूडियोज टू ब्रिंग यू गुड इवनिंग इंडिया। दोस्तों दोस्तों, आई हैव ऑलवेज सेड इट अक्रॉस, जिस इंसान से मिलती हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे लाइफ में, एक मूल मंत्र होना चाहिए विच इज़ यू हैव अ लाइफ एंड दैट इज़ मेंट टू बी सेलिब्रेटेड। वेल, अगर लाइफ है तो उसमें हंसना होगा, उसमें रोना भी होगा, अप्स होंगे तो डाउन्स भी होंगे, लेकिन नेवर लेट द डाउन्स कंज्यूम यू टू अ पॉइंट जहाँ यू फॉरगेट दैट यू आर वन ऑफ द फ्यू रेयर स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड हु बीन ब्लेस्ड टू बी लिविंग समथिंग कॉल्ड लाइफ। ये ज़िंदगी भगवान ने दी है तो उसको जीना सीखिए और उसके खुलकर जिए, चाहे कुछ भी आपको ज़िंदगी में क्यों ना पुल बैक करे। वेल, हम सभी जानते हैं कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ, बट गिवन दिस body that we have, that is a physical body that we have above, it is prone to all kinds of ailments, all kind of health issues, mental issues, emotional issues. I think सबसे ज़्यादा troublesome after any kind of emotional upheavals, या शायद उससे ज़्यादा भी कोई चीज़ हो सकती है, तो वो होते हैं जब आपको किसी प्रकार के health issues या ailments आपकी life में या आपके body में आ जाएं. One of the most scared or not looked upon, or rather जिससे लोग डरते हैं, जिसका नाम सुनकर, one of those ailments of course is cancer. I'm sure आप लोगों के दिमाग में भी सबसे पहला शब्द यही आया होगा जब मैंने बात करी किसी भी तरह के health ailment की. But today, as times have changed, as science has progressed, as medicine has progressed, we've reached a level definitely to a certain stature जहाँ cancer today is no more looked upon as one of those diseases that is no more curable. It can be cured if you get the right diagnosis and at the right time. Well, इसीलिए आज हम अपने फर्स्ट सेगमेंट में आपको दो ऐसी महिलाओं से मिलवाने वाले हैं who come and talk about this disease and why it is no more to be feared, who are the living source of inspiration, and I'm sure after the end of the conversation आप भी समझेंगे why they are a source of inspiration to millions out there, whether a man or a woman, a child or an elderly person. Let's not waste any time further, but just take a moment out to introduce them. They are familiar faces. One of them, of course, is a very familiar face जो पहले भी हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ इस शो पर ज्वाइन कर चुकी है. It's a pleasure to have her back over here with us. We have with us ज्योत्सना गोविल जी, जो कि हैं वाइस चेयरपर्सन इंडियन कैंसर सोसाइटी की. नमस्कार मैम. नमस्कार साक्षी. Good evening and welcome back on the seat over there. Thank you. It's a pleasure to be here. Always our pleasure. और दोस्तों, उनके साथ हमारे साथ यहाँ आज एक ऐसी लेडी जुड़ रही हैं who for me is a real source of inspiration. She's fought cancer, she's fought breast cancer, and she's come out living a life as jolly as possible, looking all happy, healthy. God bless you for that. Well, of course, she is Sangeeta Malhotra ji, director of the Cancer Sahyog, and as I said, a breast cancer survivor herself. Salute you, ma'am, before I even say namaskar and good evening. Thank you so much. Pleasure to have you on the chair with us. My pleasure. I think आप दोनों से ही मैं बातचीत शुरू करती हूँ. सबसे पहले ज्योत्सना जी से शुरुआत करती हूँ. कैंसर की हम जब बात करते हैं, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया, पहला शब्द अगर किसी को कैंसर पता चलता है तो इंसान के मन में घबराहट आती है एंड यू फील इट्स द एंड ऑफ द लाइफ. अ लिटिल बिट ऑन दैट आई एम श्योर संगीता जी बाद में एलैबोरेट करेंगी ही. बट why is cancer still looked upon as one of those diseases that people fear today also? What is it that fears people so much about cancer? देखिए, और जो बीमारी हैं वो कहीं इन्फेक्शन लगे या बाहर से कोई कंटेजन लगे जब बीमार हो जाते हैं. कैंसर तो ऐसी बीमारी है जो अपने अंदर से पनप के आती है. सबसे ज़्यादा डरावना यही चीज़ है कि अपने अंदर है और हम जानते नहीं हैं, और किस वक़्त वो उभर के आती है उसी से हमारा डर है. सही बात है. दूसरी चीज़ ये है कि उसके शुरुआती लक्षण इतने स्मॉल डेलिकेट हैं कि हम उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं. खांसी, कोई नहीं होगा दिल्ली के शहर में जो खांसता नहीं रहता है हर वक्त. जब आप खांसी बोलते हो मेरे जहन में आ जाता है एकदम से कि मुझे ऑन एंड ऑफ खांसी रहती है कभी के बाद. हर एक को होती है जी. लेकिन जो खांसी ठीक नहीं होती है और हर वक्त खराश रहता है गले में, तो उसका नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. इंडाइजेशन, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? पेट में खाना ठीक से हजम ना होना. ये नहीं कि हम शादी ब्याह में गए, ऊट पटांग खाए तो एक बार ये इंडिजेशन हो. आप अच्छा आप कहना चाह रहे हैं ना इंडिजेशन को. हाँ जी. हाँ, तो लेकिन जो
लंबा चलता है, जी। पेट ठीक नहीं होता है, या तो कब्ज होते हैं या तो दस्त होते हैं, ये भी एक साइन है। जब आप लंबा बोलते हो तो कितना लंबा, मतलब इंसान कब समझेगा या कब उसको ये डिसीजन लेना चाहिए कि अब काफ़ी समय हो गया है, लेट मी गो एंड गेट माई सेल्फ शोन डॉक्टर को? अब हम लोग 3 हफ्ते का समय देते हैं, लेकिन हर एक अपना अपना डिसाइड करेगा कि क्या उनके लिए लंबा समय है। राइट। आपने दो बातें बताई ज्योत्सना जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ संगीता जी, बस इस बात को मैं कंप्लीट करवाना चाह रही थी। एक आपने बोला इंडाइजेशन, दूसरा आपने बोला खांसी। इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में जो लोग बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं, जो लोगों को करना नहीं चाहिए नज़रअंदाज? औरतों को ये सबसे बड़ी बीमारी है कि जो अपना शरीर का बिल्कुल नज़रअंदाज रखते हैं। हाँ। वो नहीं देखते हैं कि अपने शरीर में क्या होता है। हमारे चेहरे पे एक पिंपल आ जाए तो उसको 4 बार शीशे में देख के और क्रीम वीम लगाते हैं, लेकिन अपने स्तन में एक गांठ आ जाए, आपको पता है कि वो नॉर्मल नहीं है, तो आप क्यों रुके रहते हैं? जो गर्भाशय के कैंसर्स हैं, जब आप जानते हैं कि जो लिक्विड तरल पदार्थ निकलता है बदबूदार है या उसमें कुछ कलर चेंज है, तो क्यों नज़रअंदाज करते हैं? हम कैसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि हमारे कंधे और जांघों के बीच में कुछ नहीं है? बहुत सही बात और बहुत ज़रूरी बात आपने बोली है। सिंस यू टॉक्ड अबाउट, यहाँ पर अभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए संगीता जी मैं आपके पास आती हूँ। आप एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं एंड यू लुक हैप्पी, यू लुक हेल्दी टुडे। आई थिंक बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन देते हैं, बट लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक थिंग। आपको जब ब्रेस्ट कैंसर पता चला था तो कैसे पता चला था और कितने साल पहले आपको पता चला था? 11 साल पहले मेरे बच्चे सेटल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ करूं, नौकरी ना हो पर कुछ करूं मैं। तो मैंने इंडियन कैंसर सोसाइटी ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। सुना हुआ था ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, पर कभी किया नहीं था। जैसे हम लोग हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, पर करते कुछ नहीं है। तो मैंने भी कभी नहीं किया था। यहाँ आके मैंने सीखा कि कैसे करते हैं, और जब मैंने किया तो मुझे अपना लंप फील हुआ। ये कितने ड्यूरेशन के अंदर हुआ था? मैंने मार्च में ज्वाइन किया था, अगस्त के आसपास मैंने वो लंप फील किया। और उसके बाद भी मैंने किसी को नहीं बताया, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। मैं चुपचाप उसको लेके बैठी रही, डर के मारे कि अभी ये हो जाए ख़त्म, मेरी बेटी आ जाए, दिवाली हो जाए। दिवाली के बाद जब मेरी बेटी चले गई तो मैं डॉक्टर के पास गई, और तब तक मुझे उसके जो सिम्टम्स से जो फिजिकली दिखते थे उससे मुझे पता चल गया था, क्योंकि अब तब तक मुझे 8-9 महीने हो गए थे इंडियन कैंसर सोसाइटी में। तो मेरे को पता चल गया था कि मैलिग्नेंसी है उसमें। और फिर मैं गई और मैंने चेकअप कराया और इट वाज मैलिग्नेंट। But see, you still detected it and you are blessed with the family also, जिन्होंने आपको इस दौरान बहुत सपोर्ट दिया, राइट? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी ज्योत्सना दी, बिकॉज हमारे व्यूअर्स आज देख रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि देयर इज समथिंग दैट दे शुड टेक क्यू फ्रॉम यू ओवर हियर इन दिस बीट। ये 3 महीने का जो आपने गैप दिया, आई कैन अंडरस्टैंड एक माँ क्या बीतता है, माँ के ऊपर बच्चे हैं, परिवार है, चीज़ें थोड़ा संभल जाएं, सुधर जाए, बैलेंस आउट हो जाए, सुकून से देख लिया जाएगा। समटाइम्स वी डोंट इवन लुक एट आवर एलिमेंट्स बहुत सीरियसली बिकॉज वी थिंक सो मच फॉर आवर फैमिलीज अराउंड अस। जो आपने बोला, महिलाएं अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देती हैं। पर ज्योत्सना जी, ये चीज़ कितनी गलत और कितनी हानिकारक साबित हो सकती है, मैं चाहूँगी आज आप अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब गांठ मिलती है या कोई ऐसा लक्षण मिलता है जिससे आपको अंदर से पता है कि ये सही नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन फिर भी उस थॉट को आप दबा के रखते हैं। थोड़ा टाइम तो हर एक को लगता है कि वो एक्सेप्ट करें, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम बीत जाए तो बहुत ख़तरनाक होता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक आर्मी की वॉर विडो थी, उनकी एक बेटी थी ऑफ मैरिजेबल एज। उन्होंने अपना लंप फील किया, बट उसने पढ़ा था कहीं कि ये फीमेल लाइन में आता है, तो उनका सोच ये था कि अगर मैंने लड़के वालों को बता दिया कि मुझे ये कैंसर है तो शादी नहीं होगी। तो उसने दबा के रखा। अब
शादी भी पोस्टपोन होती गई और इन द मीन टाइम ये इतना बढ़ गया था कि पूरा स्किन फट गया था। और जब हम ले गए उसको, ज़बरदस्ती ले गए थे, तो डॉक्टर ने ऐसे फटकार लगाई कि तुम पढ़ी लिखी औरत हो, सब कुछ मालूम होते हुए इतना देर क्यों किया। अब ये सोचने की बात है कि उस लड़की को जिंदा माँ चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ऐसा फैमिली है जो कि ये इस सोच से चलते हैं, जो इस बात पे आपका रिश्ता खत्म कर दे, तो वैसे भी लायक ही नहीं है कि शादी करें, शादी नहीं करनी चाहिए। अब एक और हमारी वॉलंटियर हैं, अभी अभी उसने टीवी पे यही कहानी सुनाई थी कि मेरे दामाद, होने वाला दामाद मेरे पास आया कि नहीं मम्मी पहले आप अपना इलाज कराइए, उसके बाद हम शादी का सोचेंगे। उसका बाप आया कि हम लड़की को 3 कपड़ों में ले जाएंगे। तो दोनों तरफ से है, जो द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। तो आपको सोच के चलना है कि ज़िंदगी इतनी प्रेशियस है कि आप इन छोटे छोटे चीज़ पे नहीं इतना टाइम वेस्ट कर सकते हैं ना, करना चाहिए। लेट मी कम बैक टू यू संगीता जी, जो आपने बताया कि 3 महीने के अंदर आपको करीबन डिटेक्ट हुआ था कि आपको ब्रेस्ट कैंसर निकला है। उसके बाद हाउ डिड योर फैमिली एंड यू कोप अप विद इट, हाउ डिड यू फाइंड द क्योर, व्हाट वाज द होल टाइम जो उसके बीच में लैप्स किया ऑफ द ट्रीटमेंट, हाउ डिड यू डील विद इट? नहीं, जैसे ये बता रहे हैं ऐसे मेरे डॉक्टर ने भी मुझे डांटा। उन्होंने भी कहा कि आप और देर कर देते तो, क्योंकि अग्रेसिव था मेरा, तो बिल्कुल सब जगह फैल जाता, शायद मैं आज यहाँ आपके साथ बैठी भी नहीं होती। तो मैं तो ये सारा क्रेडिट इंडियन कैंसर सोसाइटी को देती। अगर मैं वहाँ नहीं जाती, मैं ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं करती, और मुझे पता ही नहीं चलता। जैसे इन्होंने कहा अंदर ही सब कुछ होता है, पता नहीं चलता, मुझे पता ही नहीं चलता, और मैं यहाँ बैठी थी। मैं तो आई कॉल इट अ मिरेकल दैट गॉड सेंट मी देयर। यस, ही गाइडेड यू, ही गाइडेड मी देयर कि ये रास्ता है, यहाँ जाओ आप। और उसमें फिर आपका एक वहाँ पे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हुआ जिसमें आपको पता चला। और उसके बाद आप 3 महीने आपने वेट किया। फिर तब मैंने उसी दिन सोच लिया कि अब इसके बाद मैं सबको ये जानकारी दूंगी कि कुछ भी हो, चाहे वो कैंसर ना भी हो, उसका भी तो इलाज करना है, कुछ और भी हो उसका भी इलाज होना चाहिए। तो कुछ भी हो, जैसे बता रही थी मिसेस गोविल कि उसकी जांच करानी है, कुछ भी जो अपनी बॉडी से अलग हो रहा हो, जो नॉर्मल नहीं है। बट सिंस आप एक खुद सर्वाइवर है, कैंसर सर्वाइवर, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है जब हमें कैंसर के सिम्टम्स ही पता नहीं चलते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड इन टाइम, जब पता चलता है तो पता चलता है उसमें 4th स्टेज कैंसर है, चाहे वो आपका लिम्फ नोड्स का हो, चाहे वो आपका ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो। तो हाउ कैन अ पर्सन कीप अ चेक ऑन दिस बिट? एक तो आपने बात बहुत ज़रूरी बताई ज्योत्सना जी कि आप इस बात पे ध्यान दें कि कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी में नॉर्मल नहीं हो रही, राइट संगीता जी? इसके अलावा डू यू थिंक रेगुलर मेडिकल चेकअप्स आर इम्पोर्टेंट? चेकअप, देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस। एक तो आपको अपने हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए। कोई गवर्नमेंट, कोई डॉक्टर, कोई नहीं कर सकता है जब तक आप अपने जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। आपको सही खाना है, सही एक्सरसाइज करना है। तंबाकू, ड्रग्स वगैरह हानिकारक हैं, सबको पता है जी। तो फिर क्यों नहीं सुनते हैं? हाँ? ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, आयुर्वेद में कहते हैं 4 white devils। हाँ? Dairy products in excess, salt, sugar, and what is the 4th? मैदा तो हमेशा ही, आई थिंक मैदा चाहे एक्सेस में हो चाहे कम में, इट इज आइदर व्हिच वे इज हार्मफुल। सो आजकल हम वही तो खा रहे हैं ना, ब्रेड, व्हाइट ब्रेड खाते हैं, हम नान खाते हैं, हम पिज़्ज़ास, बर्गर्स खाते हैं, फिर कहते हैं कि फास्ट फूड वेस्टर्न हैबिट है। नहीं है, हमारे यहाँ है। सुबह अगर आप पराठे खाते हैं खूब घी के तले हुए, वो भी गलत है। सो थोड़ा बहुत एहतियात पहले से रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने, जैसे मैंने कहा, शरीर का ख्याल रखें कि क्या नॉर्मल है, वो उतना। अगर नॉर्मल का पहचान है
जो एबनॉर्मल होता है वो फ़ौरन उनको पता चलता है। वेरी राइट, वेरी वेरी राइटली सेड। इनफैक्ट हम अपने दर्शकों को भी कुछ दिखाने वाले हैं, सिंस वी हैव अ कैंसर सर्वाइवर यहाँ पे संगीता जी हु सर्वाइव ब्रेस्ट कैंसर। लेट्स ऑल्सो शो यू द जर्नीज ऑफ फ्यू अदर कैंसर सर्वाइवर्स हु कम आउट स्माइलिंग एंड आर टुडे लिविंग लाइफ। दुनिया भर में फरवरी का दूसरा शनिवार कैंसर सर्वाइवर डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि कैंसर का इलाज है और कैंसर के बाद पूरी तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी जा सकती है। मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ जिसे 21 साल पहले कैंसर हुआ था और जो कि काफ़ी एडवांस था, फिर भी उसमें से जी के मैं बाहर आई हूँ। सो कैंसर से मौत हो ये ज़रूरी नहीं है और यही बात हम आज हमारे कैंसर विजेता मिलके नाचेंगे, गाएंगे और दुनिया को बताएंगे। इंडियन कैंसर सोसाइटी यही जागरूकता जगह जगह फैलाती है कि कैंसर से 60% तक बचा जा सकता है। वो कैसे बचा जाए ये हम बताते हैं और 40% जो हम बच नहीं सकते उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लें तो पूरी तरह इलाज हो के आदमी दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। और अगर बहुत शुरू में आ जाए प्री कैंसर या फर्स्ट स्टेज पे तो अपना अंग भी बचा सकता है, इलाज भी कम होगा, खर्चा कम होगा, टाइम कम लगेगा, तकलीफ कम होगी। आज हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं, भाई प्री कैंसर या फर्स्ट स्टेज पर ही कैंसर को पकड़कर तुरंत आए। आज हमारा प्रोग्राम देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने अपने आप को प्री कैंसर स्टेज पर ही डॉक्टर के पास ले जाना है और हमारी तरह कैंसर विजेता बनकर आप हमारे साथ नाचेंगे और गाएंगे। All right, now we're gonna do the basic step. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Cha-cha, real smooth. Turn it out. हम जितने सर्वाइवर्स यहाँ पे हैं, हम सब एक जीती जागती मिसाल हैं इसके बारे में। और जब हम इंडियन कैंसर सोसाइटी में आते हैं तो हमारा सिर्फ यही नहीं है हिसाब कि हम औरों को जीने का मकसद सिखाएं। ये तो उनको अपने आप ही हम किसी ना किसी तरह से समझाते हैं कि आपको खुद ढूंढने की बात है ये, कि आप ढूंढिए आपका मकसद क्या है आगे। और इंडियन कैंसर सोसाइटी में आके हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस देना चाहते हैं। I've been in oncology for almost 35 years. So whenever patients or their relatives ask me how long has she got to live or how long have I got to live, I always said I don't believe in drawing horoscopes because no two patients are the same. Stage for stage, cancer for cancer, no two patients will behave the same way. And just because you have advanced cancer doesn't mean a thing. We have seen n number of people over the years who have braved their cancer and survived for many years and continue to survive, some of them even today, even with metastatic breast cancer like the one she had. And one thing only I've got to say to all the cancer survivors and to the relatives of those who may be cancer survivors is that the most important thing is the morale of the patient. If the patient says that I'm going to fight this disease and I'm going to be a survivor, they are the ones who are actually the long-term survivors. Well, as we say, life is supposed to be celebrated. आपने वो चेहरे देखे उन कैंसर सर्वाइवर्स के जो सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से भी आए थे उन कैंसर सर्वाइविंग डे जो हर साल मनाया जाता है on the second Saturday of every year, right? Which is in the month of February, correct? Which happened this year also. And आपने देखा कि ये सारे लोग जो आए थे वो बाहर से भी आए थे and they were a part of just living a life of celebration जैसे हम और आप जीते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. Let me come back to you संगीता जी because we're talking of celebrating life and living a regular life. आप एक सर्वाइवर तो हैं ही लेकिन आप कैंसर सहयोग को भी उसमें भी आप उसका एक हिस्सा हैं.
एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो मेरे पास है, कैंसर सहयोग एक ऐसी मतलब ब्रांच या डिवीजन है जहाँ पर आप कैंसर के पेशेंट से मिलकर उनसे बात करती हैं. हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस रोल विद द पेशेंट्स? जब आप उनसे इंटरेक्ट करती हैं, इज इट इन एनी वेज kind of say motivational or helping the patient to fight the disease more? Why? ये बहुत ज़रूरी है जी. क्योंकि जब कैंसर होता है वो देखता नहीं कि अमीर है कि गरीब है, सबको वही पेन होता है, वही एंजाइटी होती है, वही डर होता है. तो इसलिए उस टाइम बहुत ज़रूरत है उनको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देने की, क्योंकि बहुत सच्ची में बहुत डरे होते हैं. जैसे मैं थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि क्या खाना है, क्या करना है, क्या पीना है. खाना पीना भी बहुत इम्पोर्टेंट है उस टाइम, कैसे करना है. तो उस टाइम बहुत ज़रूरत होती है कि कोई उनको इमोशनल सपोर्ट दे, अवेयरनेस दे कि उन्होंने उस टाइम अपना ध्यान कैसे रखना है. तो हमारे पास 14 हॉस्पिटल्स हैं, 14 हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली और एनसीआर में, जहाँ हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड वॉलंटियर्स, क्योंकि वो मोस्टली सर्वाइवर्स हैं खुद या केयर गिवर्स हैं, क्योंकि वो इससे भी उनसे आप बीती हुई है तो वो उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा समझते हैं. और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं और प्राइवेट में भी जाते हैं, और दोनों जगह अलग अलग इमोशनल सपोर्ट देते. हम काउंसलिंग नहीं करते, इमोशनल सपोर्ट देते हैं उनको, जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है. आपने खुद अपनी फैमिली में आपको कितना इमोशनल सपोर्ट मिला है? बहुत. जब आपने उस समय इस दौरान मेरे को फैमिली से बहुत इमोशनल सपोर्ट मिला. थोड़ा सा और बताएं उस बारे में. मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे मैं सबको कहती हूँ, मेरे लिए तो वो ट्रीटमेंट के टाइम इट वाज लाइक वन बिग पार्टी. क्योंकि हम लोग क्या करते थे, सब जितने भी बर्थडेज, होली, उन दिनों में होली भी आई, बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज, वो सब हमारे घर में सेलिब्रेट होता था. मैं कुछ नहीं करती थी, सब खाना बना के लाते थे और सब मेरे साथ रहते थे. तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत लोग आते थे, मेरी तो इतनी अच्छी सोशल लाइफ हो गई थी. पर सबके साथ ऐसे नहीं होता. सम पीपल लीड वेरी लोनली लाइव्स. और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो हमें उनको ये भी बताना पड़ता है कि ये अछूत की बीमारी नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उससे सब अलग हो जाते हैं, ये अलग करवा देते हैं. उनके बच्चों को भी पास नहीं जाने देते कि कहीं बच्चे को ना हो जाए. तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको बताते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल अलग है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको बहुत चीज़ें और बतानी पड़ती है, खाने पीने की, हाइजीन की, और अबाउट सी आपने जो बातें बताई उस बात से मैं एक बात उठाती हूँ आपके पास ज्योत्सना जी, विच इज़ कि इंडियन कैंसर सोसाइटी जिसके अंडर बहुत सारे कैंसर की संस्थाएं आती हैं. सो अपार्ट फ्रॉम कैंसर सहयोग, आपके और ऐसे कौन से मेन डिवीजन ब्रांचेस हैं जो कैंसर को लेके इस समय बहुत कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जिसको हम कहते हैं, इट इज़ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैंसर बाय चॉइस, नॉट चांस. So our divisions are first on awareness. If you don't have information about what it is, you don't know what you're looking for, you don't know what you're fighting. Secondly, regular screening. हमारा fixed address detection center है बाबर रोड पे, और इसके अलावा 2 वैन्स हैं जो सारे दिल्ली में घूमते हैं, वहाँ भी स्क्रीनिंग करते हैं. हम अब चाह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स में भी जाएं, अवेयरनेस रेज करने के लिए और स्क्रीनिंग देने के लिए. थर्डली, जैसे संगीता ने कहा, हमारे कैंसर सहयोग का पार्ट है, जहाँ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं, थोड़ा बहुत फिनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं. इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, हर एक को फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए, लेकिन हम उतना ही दे सकते हैं जितना हमको लोग बाग देते हैं. But I think that also matters a lot because आप अपने बिट कर रहे हैं. जो कुछ भी हम करते हैं, पिछले साल हमने 78 पेशेंट्स को असिस्ट किया. उसके बाद हमारे पास कुछ एडिशनल सर्विसेज हैं, जैसे औरतों को जब स्तन निकाला जाता है तो हम आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस देते हैं और 2 ब्रास देते हैं. तो जब वो बाहर निकलते हैं, किसी को नहीं पता चलता है कि उनका एक ब्रेस्ट नहीं है. जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग का है, ये इतना सिंपल है. एक ज़रा सा स्वॉब लिया जाता है, ना दर्द है, ना कोई सुई है, लेकिन आपको बहुत उससे फ़ायदे मिलते हैं. और उसके अलावा हम एक और एडिशनल टेस्ट भी कराते हैं
जो बाहर अगर जाओ तो बहुत महंगा है, लेकिन हमने अपना जुगाड़ करके और बहुत सस्ते में देते हैं और या तो फ्री में देते हैं। और So I think these things, ज्योत्सना जी, जो मैटर करती हैं, because if I were to sum up now, because थोड़ा सा आज आउट ऑफ टाइम भी जा रहे हैं इस समय, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बता दी हैं ऑलरेडी, कि एक अवेयरनेस होना अपनी बॉडी के बारे में, कांस्टेंट स्टेप्स लेना, दूसरा चेकअप्स करवाना, तीसरा इमोशनल सपोर्ट, एंड चौथा विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कैंसर जैसा कभी कोई एलिमेंट हो, नेवर टू गिव अप मेंटली बट रादर फाइट इट, एंड फाइनेंशियली आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी सपोर्ट्स, बट अबव ऑल आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वुड टेक द केक वुड बी कि मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट गुड, लिव इन द राइट वे। अगर आप वो करते हैं तो आई थिंक इट्स 50% of the work already done in a way. can I add one more? Yes, thing? very quickly, please. Hanji, Yeah. very quickly. When we started in this work, which was in 1985, जब तो यही होता था किसी को कैंसर हुआ तो मौत के घाट उतरना है। आजकल कैंसर is curable. Right. Very important to be ये mentioned, ध्यान yes. में रखना बहुत ज़रूरी है। If detected on time. Yes, of course, and we have cancer survivors as you have seen at the end of the day. But on that note, thank you so much, Jyotsna ji. Thank you, Sangeeta ji, for joining us over here. It's been an absolute pleasure, ma'am. Absolute pleasure. And once again, we salute your spirit. And to millions out there, जो हमें देख रहे हुआ, cancer survivors, we salute you for your spirit. Go live your life जैसे आम इंसान, जैसे हर इंसान जीता है, because आप भी आखिर एक हर इंसान में ही है, हमारे जैसे ही हैं. You survived it. You have all the right to live your life with your head held high and go and live it. Thank you very, very much. Namaskar. दोस्तों, from one part where we talked about celebrating life, well, of course, अगर आप एक ailment से बाहर निकलते हैं और आप अपनी life celebrate करते हैं, शायद वो feel अलग होता है, because you've lived through something जो दूसरे इंसान ने ना ही जिया है, ना ही देखा है, इसलिए आप ही उस बात को सबसे अच्छे से जानते हैं. But when we say that life is a form of celebration, of course, celebration is made of various different colors, जहाँ एक ज़िंदगी का रूप रंग है कि आप एक एलिमेंट, कैंसर जैसी बीमारी से बाहर निकले, उसको फाइट करके अपनी लाइफ वापस फिर से पहले जैसे जिए, तो दूसरा ही ज़िंदगी के और भी बहुत सारे रूप आते हैं. उनमें से एक रूप जो हम आपको अब दिखाने वाले हैं वो है द भारत रंग महोत्सव, जो अभी हाल ही में हुआ. उसमें विल शो यू द अदर फॉर्म एंड कलर ऑफ लाइफ विच इज़ थिएटर, विच एड्स मोर लाइफ, मोर वैरायटी टू योर लाइफ, एंड दैट we bring to you right now through Bharat Rang Mahotsav. कला के विभिन्न रंग हैं, उन्हीं में से एक है रंगमंच की अनोखी कला, जहां कलाकार अपना सब कुछ भूलकर सिर्फ रंगमंच में खो जाता है और अपने किरदारों से लोगों का दिल जीत लेता है. इन्हीं रंगों की झलक देखने को मिल रही है भारतीय रंग महोत्सव में, जिसका आयोजन 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा किया जा रहा है. शहर के अलग अलग कोने से लोग यहाँ के कार्यक्रमों को देखने यहाँ पहुँच रहे हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित एक्टिविटीज और वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं. ये हैं सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित भचन सुपोरी, जो यहाँ आयोजित मास्टर क्लास में संतूर वादन के गुण सिखा रहे हैं. अब आपने देखा कि वहां सस्टेन तो था नहीं, अब सस्टेन यहाँ देखे कैसे आ रहा है. यानी जितनी देर में इसको मैं रिटेन करना चाहूंगा उतनी देर में रिटेन करूंगा. लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी, इसमें मुझे कम से कम 8 साल लगे होंगे इस नुक्ते पे पहुंचने के कि फिंगर का कौन सा बैलेंस, रिस्ट की कौन सी मूवमेंट, शोल्डर की कैसी प्लेसमेंट, कलम का कितना आकार एग्जैक्टली, उसका कितना वेट इस चीज़ को करेगा. क्योंकि जब हम गाना शुरू करते हैं संतूर एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाते वक्त कुछ जानकारियां होनी बेहद जरूरी हैं. लेकिन वास्तव में जो है
जहां एक तरफ थिएटर बाजार की रौनक बनी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ लोग यहां लगे स्टॉल्स में विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट से बने सामानों को खरीदने में भी लोग खासी रुचि दिखा रहे हैं। हमारी टीम ने मुलाकात की एक ऐसे ही कारीगर से जो अपनी कला से लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। हम बेसिकली काम कर रहे हैं गंगछा से, थ्रेड से एंड बीड से। तो हमारा बंगाल का जो ट्रेडिशनल हैंड टॉवल है, तो मेरा कोशिश ये है कि ये सिर्फ एक हैंड टॉवल नहीं रहे, इसमें हम फैशन में कैसे लेकर आए। जैसे आप देख रहे हैं, मैं इनसे इयररिंग, ज्वेलरी एंड बैग्स एंड ड्रेसेस मैंने बनाया और हमारे रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं इसको। I really enjoyed to coming over here. I really like the products. I like all the people who come over here. I really like this college, and I suggest all the people to come here and have a look on the each of products. दोस्तों, फ्रॉम वन शेड और कलर ऑफ लाइफ दैट हमने आपको दिखाया विच वॉज ऑफ कैंसर सर्वाइवर्स, टू मूविंग ऑन टू द अदर शेड और कलर ऑफ लाइफ विच इज़ ऑफ थिएटर। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और एक तीसरे रूप से ज़िंदगी के आपको वाकिफ़ कराने वाले हैं, वो है लिखने की कला। वेल, नॉट एवरीबडी इज़ अ बॉर्न राइटर, नाइदर इज़ राइटिंग दैट कैन बी कमिंग ईजिली टू अस। लेकिन अगर हमारे पास विचार हैं, हमारी सोच है जिसको हम शब्दों में जाहिर कर सकें, तो आई थिंक इससे ज़्यादा खूबसूरत देन भगवान की हमें नहीं मिल सकती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे लेखक से मिलवाने वाली हूँ, रूबरू करवाने वाली हूँ, जो सिर्फ एक लेखक ही नहीं है लेकिन उसके साथ भी बहुत कुछ है। बट ही टुक टू राइटिंग बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे ही थॉट ही कुड रीच अक्रॉस टू द वर्ल्ड, टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक हिमसेल्फ बी हर्ड ऑन थिंग्स ही वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर दोस्तों, उनके ज़रिए एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी बहुत आगे जाकर इस समय प्रमोट कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट भी लोगों तक पहुँचे और वहाँ पर लोग जाएं और देखें कि कितना खूबसूरत क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर कितना पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स फॉर टेकिंग इंडिया ऑन अ मच लार्जर इंटरनेशनल स्केल। इसी के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे बिकॉज यही उनकी किताब का भी मुद्दा, किताब का भी विषय है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आज हमारे साथ स्टूडियो में दोस्तों हैं डॉक्टर डी भल्ला, हु इज़ द एक्स सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा एंड उसके साथ साथ अब वो एक लेखक भी हैं, एक राइटर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर भल्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मुबारक हो सबसे पहले आपकी इस नई किताब के ऊपर जिसमें आप बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया अ पैराडाइम के ऊपर। बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद व्हाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया या हाउ कम दिस बुक, लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी बेसिक थिंग। आप सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड से आते हैं, IAS के बैकग्राउंड से आते हैं और यहाँ से आपने एक रुख लिया लिखने की तरफ। ये इतना बड़ा यू टर्न कैसे हुआ? साक्षी जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये अचानक ही हुआ। वैसे लिखने का शौक़ तो मुझे कॉलेज के समय से था जी। कुछ कविताएं लिखी और कुछ जो है मैं अपनी डायरी भी लिखता था रोज़मर्रा। लेकिन 2009 में जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी PhD थीसिस टूरिज़म पे करूँगा, क्योंकि टूरिज़म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है सारे नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड एरिया है हमारे देश का। तो जब वो थीसिस बनी तो ऐसा विचार आया कि इसको मैं बुक के रूप में क्यों ना पेश करूं, क्योंकि उस बुक से ना केवल जो है रिसर्च के स्टूडेंट्स बल्कि एक वाइडर ऑडियंस जो है, पब्लिक जो है, वो इस बारे में जानेगी। तो बस पहली किताब जो है वहाँ से पब्लिश हुई थी मेरी, स्ट्रेटजीज ऑफ टूरिज़म फॉर नागालैंड। और उसके बाद ही दूसरी किताब दूसरे साल में पब्लिश हुई, टूरिज़म पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। दोनों टूरिज़म पे थी एंड दे वर अप्रिशिएटेड अ लॉट, जिससे मुझे काफ़ी एनकरेजमेंट मिली कि मुझे और लिखना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है 3 किताबें मेरी और पब्लिश हुई। वन वाज फ्यूचर ऑफ इंडिया विच टॉक्ड अबाउट वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री। एंड चौथी किताब थी मेरी डायरीज़,
जिनको कि पब्लिश किया गया इन द फॉर्म ऑफ ए बुक कॉल्ड टू माई डॉटर्स विद लव। एंड फिर उसके बाद जो 5वीं किताब थी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस पे थी, जिसमें कि पोजीशन ऑफ इंडिया एज ऑन टुडे इन द वर्ल्ड वाज डिस्क्राइब्ड फॉर लेमैन एंड फॉर नॉर्मल पीपल हु आर नॉट इकोनॉमिस्ट लाइक मी। और 6वीं बुक जो थी वो पब्लिश हुई सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे। तब मैं लोकसभा में सेक्रेटरी था और बहुत सारे डिस्कशंस में ऐसा महसूस हुआ कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है नॉर्थ ईस्ट की, वो अभी पूरे इंडिया में पब्लिक को तो छोड़िए, पॉलिसी प्लानर्स को भी उसका उतना एहसास नहीं है। सरकार के जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज उससे डील करती हैं, डिफेंस है, इंटेलिजेंस है, वो तो जानते हैं कि वहाँ क्या है, लेकिन बाकी सब लोग उतना महसूस नहीं करते। बल्कि कई बार ऐसा भी लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को अलग से दर्जा क्यों दिया जा रहा है और बहुत सारी एलोकेशन जो है वहाँ क्यों की जा रही है बजट की। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, और उसमें बहुत सारी प्रेरणा जो है कुछ आर्मी के रिटायर्ड जनरल से मिली जो मेरे मार्गदर्शक भी रहे, गुरु भी रहे, और उन्होंने काफ़ी प्रेरणा दी। जनरल GD बख्शी, जनरल अरोड़ा, खंडूरी साहब थे जो कि हमारी डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे, उन सब से प्रेरणा मिली और फिर मैंने ये बुक पब्लिश की। देखिए, जब कोई इंसान, कोई लेखक या कोई कवि कह लें या कोई ऑथर एक किताब लिखता है या कोई कविता भी लिखता है, उसके पीछे एक प्रेरणा या एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है। एक ऑब्जेक्ट से मतलब एक गोल ज़रूर होता है, कुछ दिमाग में होता है कि किस वजह से मैं लिख रहा हूँ। When you started writing नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर, जैसे आपने बोला आप उस समय लोकसभा में सेक्रेटरी थे, लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ आपने 15 साल नॉर्थ ईस्ट में बिताए हैं, तो क्या आपको ऐसा लगा या आपके दिमाग में ये ख्याल था कि अगर आप ये किताब लिखेंगे तो इसकी वजह से क्या लोगों की सोच इस क्षेत्र की तरफ बदलेगी, या आपके दिमाग में ख्याल ये था कि आप इस किताब के ज़रिए इस क्षेत्र को और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान दिलवाना चाहते थे जो बहुत बार कहीं हो जाता है, खासतौर से अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो? What was the focus or what was the inspiration you had when you wrote this book? जी, साक्षी ऐसा है, पहले मैं कुछ किताब के बारे में बता दूं कि किताब जो है इसमें मैंने सबसे पहले वहाँ की जो जियोग्राफिकल रियलिटीज़ हैं उनका जिक्र किया है, फिर वहाँ के लोगों का, क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल रीजन है सारे वर्ल्ड का, ना केवल इंडिया का। कहीं भी वर्ल्ड में आपको 200 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप एक 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में नहीं मिलेंगे। द काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना and the kind of climates which are there, it is the hottest biodiversity spot of the world. 10 types of climates are existing just in this much area. Throughout the year, पूरे साल में? Yes, सारे साल में। आप टुंड्रा क्लाइमेट ले लें, मानसून क्लाइमेट ले लें, कोल्ड एंड ह्यूमिड ले लें, हॉट एंड ह्यूमिड ले लें, किसी क्लाइमेट की आप बात करें, कोई ऐसा नहीं है जो वहाँ मिसिंग है। छोटे छोटे डिस्टेंस पे जो है क्लाइमेट बदल जाता है, वेरिएशन बहुत है जो है क्लाइमेट की। एथनिक ग्रुप्स की मैंने बात की। एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो ये एक सोने की खान जैसा रीजन है, कोई वहाँ आके रिसर्च करना चाहे तो सालों रह जाए। इकोलॉजी के हिसाब से मैंने बताया ही आपको, नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि पूछिए मत। यूरेनियम, रोडियम, प्लेटिनम, और उसके बाद ऑयल और गैस से आप परिचित हैं ही। फॉरेस्ट कवर उस सारे एरिया का 55% है। 8% एरिया हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट में है, जबकि पॉपुलेशन केवल 4% है। लो डेंसिटी है, चारों तरफ फैली हुई जगह है, खूबसूरत वादियां हैं। मेघालय को तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है और नागालैंड को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। इस सब के बावजूद वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है, अनथक कोशिशों के बावजूद नहीं हो पाई है पूरी। तो जब मैं ये किताब लिख रहा था, और एक और चीज़ कि बहुत बार जो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में परसेप्शन ये है कि इट इज़ ए इंसर्जेंट एरिया। इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी है। हाँ। तो मैंने इस किताब में 8 स्टेट में जितने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, करीब 30 इंसर्जेंट ग्रुप आज भी वहाँ लाइव हैं। तो उन इंसर्जेंसीज का सारा जिक्र किया है और ये बताने की कोशिश की है कि वहाँ की जो इंसर्जेंसीज हैं
वो काफ़ी डिफरेंट है। वो अपनी एक एथनिक पहचान, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है। कहीं भी सेपरेशन फ्रॉम द कंट्री हैज नॉट बीन द मोटिव, नॉट एट अ सिंगल प्लेस। दे वांटेड autonomy for themselves, they wanted to live in their own way, which is not very easy to define when it comes to, you know, actualizing it or implementing it within the constraints of the Constitution of India. क्योंकि आप देना भी चाहेंगे लोगों को, उनका वजूद मंजूर नहीं होगा, बाकी लोगों को, बाकी क्षेत्र के लोगों को, राज्यों को। आप चाहते हैं कि लोग अपना अस्तित्व और वजूद बचाए रखें, उसमें जिए जैसे वो चाहें, लेकिन साथ में देश की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी, खास करके ऐसी जगह पे जहां का 5200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इंटरनेशनल बॉर्डर, 99% ऑफ द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज ए इंटरनेशनल बाउंड्री विद 5 नेशंस। तो ऐसी दशा में वो संभव हो नहीं पाया। ये सारे को जो है डिस्कस करना और ये बताना कि इंसर्जेंसी है, लेकिन आज तक एक भी सिंगल इंस्टेंस नहीं है कि कोई भी टूरिस्ट नॉर्थ ईस्ट में मार डाला गया हो इंसर्जेंट्स के द्वारा। कश्मीर में ऐसी घटना हो गई, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुई है। तो वो लोगों के सामने रखना, वहां की अट्रैक्शन सामने रखना, और क्यों वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बहुत अच्छी जगह है और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बताना। फिर गवर्नमेंट ने जो किया है, ऐसा नहीं है, नेहरू जी के टाइम से आज मोदी जी के टाइम तक सारी सरकारों ने प्रयत्न किए हैं, काफी कोशिश की, तो कहां कमियां रह गई, क्यों डेवलपमेंट उतनी फास्ट नहीं हो पाई, इस सारे का जिक्र करना और फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इतना खूबसूरत हिस्सा हमारे देश का, और वो अनडेवलप्ड रह जाए, लैगिंग बिहाइंड रह जाए, एक प्रॉफिट सेंटर ना बन के एक लायबिलिटी रह जाए हमेशा के लिए। इस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने ये किताब लिखी। बहुत खूबसूरत। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जब हमारी बातचीत भी होती, मुझे याद है आपने बताया था कि जब आपने किताब लिखी थी, आप चाहते थे कि किसी तरीके से अगर हो तो हमारी गवर्नमेंट तक भी आपके विचार पहुंच सकें। कुछ बातें, खास तौर से जो आपने बात करी, ट्रैवल टूरिज्म बहुत ज़रूरी है एक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। ये दो बातों के ऊपर बात करते हैं। एक तो ट्रैवल टूरिज्म की मैं बात करूंगी आपसे कि किस तरह से ये कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी किताब में जो आपने लिखा होगा। दूसरा, क्या आपके लिखे हुए विचार जो आपने इस किताब में लिखे हैं, were they able to somehow reach to the government in some way and make them think and bring about necessary changes, जो आपकी बहुत ख्वाहिश थी, क्या वो करने में आप कहीं एज एन ऑथर, एज अ राइटर आज सेटिस्फाइड हैं कि कुछ प्रतिशत आपने वो किया है? सवाल के 2-3 हिस्से हैं। पहले हिस्से का जवाब ये कि ये पहुंचा तो है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसका पहला एडिशन 2016 में हुआ था, और दूसरा एडिशन अभी रिसेंटली मेरे पब्लिशर ने निकाला है। वो निकालना इस वजह से पड़ा क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जहाँ पे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के भावी जो नौजवान हैं वो ट्रेन होते हैं, उन्होंने इसको बड़े बिग वे में जो है अपने सिलेबस में लिया है और वो सब लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जब मैं लोकसभा में रहा तो बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने इसकी कॉपी ली और इसको पढ़ा, और उनसे मेरे को काफ़ी सारी गाइडेंस भी मिली कि आगे मेरे को और सेकंड एडिशन में क्या एडिशंस करनी चाहिए। रहा टूरिज्म के बारे में, तो टूरिज्म के लिए जो है कई चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ जो सबसे पहले ज़रूरी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि टूरिस्ट जो है ये तो मान लेगा कि टूरिज्म के लिए जो है वहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वहाँ ट्राइब्स हैं, वहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं, ही वुड लाइक टू हैव दैट टूरिज्म एक्सपीरियंस, लेकिन वो अपने 2 पैरों पे वहाँ पहुँचना भी चाहता है। तो कनेक्टिविटी जहाँ तक इस रीजन की है, अब तो काफ़ी कुछ अंतर आ गया है पिछले 10 साल में, लेकिन पहले जो है, मैं आपको बताऊं, कुछ हंसी की बात लगे कि जब मैंने ज्वाइन किया था नागालैंड कैडर एज ए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर इन द ईयर 1986, तो 87 में जब मैं पहली बार वहाँ गया था तो गुवाहाटी तक की फ़्लाइट थी, और गुवाहाटी से हम वायुदूत के फॉकन में गए थे 16 सीटर, जिसमें कि ये पता नहीं लगता था कि ठीक ठाक पहुंच जाएंगे या नहीं। बाई रोड कनेक्टिविटी थी कुल मिला के, रेल की भी कनेक्टिविटी नहीं थी उस समय काफी अंतर आया है। लेकिन अभी भी आपको जान के हैरानी होगी कि सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड नहीं है बाई एयर।
वो उनको जाने के लिए, जैसे मुझे नागालैंड से अगर एजवल जाना हो तो पहले मैं गुवाहाटी जाऊंगा, वहां से एजवल की फ्लाइट पकड़ूंगा, या मैं गुवाहाटी पहले जो है कोलकाता जाऊं और वहां से फ्लाइट पकड़ूं। तो ट्रैवल विद इन द स्टेट्स इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। यस, हैव यू मेंशन्ड दिस आल्सो इन द बुक? यस, इट इज। मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। जी हाँ, ये ज्यादा जो है ट्रैवल और टूरिज्म की मेरी 2 बुक्स में मेंशन्ड है, लेकिन इसमें क्योंकि स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से इसमें भी इसका मेंशन आया है। अभी जो सरकार ने जो स्कीम चलाई है रीजनल कनेक्टिविटी की, उसके अंतर्गत जो 24 एयरपोर्ट लिए गए हैं उसमें से 22 नॉर्थ ईस्ट में ही हैं। तो आने वाले दिनों में कनेक्टिविटी और बेटर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रॉब्लम होती है एयरलाइंस के लिए कि उनको अपना ट्रैफिक भी देखना है, कमर्शियल वायबिलिटी भी देखनी है। लेकिन आने वाले दिनों में ये बेहतर होने जा रहा है और अब ट्रैफिक पहले से काफी बेहतर है। फिर हमारा जो रेल लिंक है वो सिंगुलर है, एक सिंगल लाइन का रेल लिंक है, और उसी से सारा आपका पूरा का पूरा कंटेनर ट्रैफिक भी जाता है। राइट, एंड इनफैक्ट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कुछ 2 दिन पहले ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 एयरपोर्ट्स का भी उद्घाटन किया अभी सिक्किम में। वी सीन दैट ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज ऑल्सो, ऑन सोशल मीडिया, ऑन न्यूज़ चैनल्स। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है जो हम बातचीत अभी कर रहे हैं, जो आपकी किताब भी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर इतना बात करी, अभी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की बात कर, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उससे पहले 2 किताबें आपने निकाली हैं। और इस समय जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स द प्रमोशन, ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी ह्यूजली इंटर रिलेटेड ऑल्सो, एंड टॉक्स अबाउट द बिट जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रैवल टूरिज्म कितना इम्पॉर्टेंट है एक किसी भी राज्य की प्रगति के लिए, विकास के लिए। तो इसका जो सबसे पहला हिस्सा है वो है कनेक्टिविटी। उसमें आने वाले दिनों में अंतर हो रहा है और यही कारण है कि बहुत सारे लोग पहले जा नहीं पाए। दूसरे, इस परसेप्शन को दूर करने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट कोई खतरनाक जगह नहीं है, अपने देश का हिस्सा, बिल्कुल सेफ है। काफी साल पहले की सरकारों में ही एक और काम हुआ था कि सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, LTC वैसे आपको बाई रेल अलाउड होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए बाई एयर अलाउ की गई कि अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। उससे भी फर्क पड़ा है, डोमेस्टिक टूरिस्ट थोड़ा बढ़ा है। फिर जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद आपको अकोमोडेशन चाहिए, आपको कुछ थोड़ी बहुत सुविधा अमेनिटीज चाहिए, उन सब की भी जो है काफी कमी है। क्योंकि अभी तक जो डेवलपमेंट है वो शहरों तक तो हो गया, लेकिन रूरल एरियाज, वहां तक की जो है रोड, बाईलेन, सड़कें जो बनी, सड़कें पहुंचना और फिर वहां अमेनिटीज होना, वो सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। तो टूरिज्म अभी बड़ी नेसेंट स्टेज में है, लेकिन फिर भी 2 एग्जांपल्स हमारे सामने। एक तो अपने देश में ही नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम is a highly developed tourist destination. शिलोंग इज इक्वली गुड, बट सिक्किम में तो टूरिस्ट का इन्फ्लो इतना ज्यादा है कि सिक्किम का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आपको जान के हैरानगी होगी कि सिक्किम में जितने फुटफॉल्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन से बहुत गुना ज्यादा है। तो इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। इसलिए बाकी स्टेटों में ये बढ़े तो सिक्किम को थोड़ी राहत भी मिलेगी। करेक्ट। एक और जो चीज वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जाननी और सारे देश के लिए, वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट की जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्यों है, जो कि इसे स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत एंडेंजर्ड रीजन भी बना देती है। ये सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट अगर आप नक्शे पे जाके देखेंगी तो विभाजन के कारण पाकिस्तान अलग चला गया। तो जो छोटा सा हिस्सा हमें कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट के साथ, इट इज हार्डली ए 22 किलोमीटर स्ट्रिप ऑन इट्स वेस्टर्न साइड, और अपने नैरोएस्ट रीजन में तो ये 14 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। इट इज कॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड चिकन्स नेक इन द आर्मी पार्लेंस। उतने ही हिस्से से हम कनेक्टेड हैं। करेक्ट। कभी खुदा ना खास्ता अगर वो हिस्सा हमसे कट जाए तो नॉर्थ ईस्ट इज गॉन फॉर अस। इस वजह से वहां पे जो है डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस सामरिक दृष्टि से भी इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसी कारण हमारी जो है चाइना के साथ रिलेशनशिप यहाँ प्ले में आ जाती है। और इसी कारण हमें ये भी सोचना पड़ा, क्योंकि देखिए गुड्स अगर इतने से हिस्से से ट्रांसपोर्ट होके जाएंगी, उनकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। इसीलिए जो ट्रेड है बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया हैज नॉट बीन वेरी सिग्निफिकेंट। और जब तक जो है नॉर्थ ईस्ट
पहले की तरह बाकी सारे साउथ ईस्ट एशिया के साथ खुलता नहीं, तब तक कुछ करने तब तक कुछ होगा नहीं। क्योंकि देखिए जैसे ही म्यांमार और बांग्लादेश के थ्रू हमारी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स शुरू हो जाती है, हमें बे ऑफ बंगाल तक जो है रास्ता मिल जाता है। आपका ट्राइलेटरल हाईवे जो हम म्यांमार से थाईलैंड तक जो है बना रहे हैं, वो अगर खुल जाता है तो आपको लाओस और कंबोडिया तक जो है पहुंच मिल गई। कालाजान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाता है तो आपको एक एक्सेस और मिल जाती है। तो इसी कारण एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको पहले लुक ईस्ट पॉलिसी भी कहा जाता था, वो सरकार के द्वारा सोची गई और ये सारे प्रोजेक्ट्स उसके अंतर्गत लिए गए हैं। और इन सारे प्रोजेक्ट्स के होने से ये होगा, ढेर सारे और भी प्रोजेक्ट है, स्टिल वेल रोड प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट्स के होने से ये होगा कि नॉर्थ ईस्ट का रास्ता जो है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट चाइना के साथ भी खुल जाएगा। यस, जो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस में देन डाल देता है उसके बाद। बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हमारी चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि चाइना ने 1962 की वॉर और जो तिब्बत की उनकी ऑक्यूपेशन थी, उसके कारण हमारे भीतर ये डर बैठ गया, जो कि वाजिबी डर था कि कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा खतरा है इनसे। और अगर हमने यहाँ पे जो है अपनी डिफेंस की प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं रखी और हम ऐसा ना हो कि ऐसे रोड्स बना दें जिससे कि वार के टाइम इन्हीं को एक्सेस मिल जाए, ये कई चीजें हैं जिनके कारण। और कई चीजें हैं कि क्योंकि डिस्प्यूटेड मानता है वो अरुणाचल को, तो वहां बहुत सी चीजें हम डेवलप नहीं कर पाए। अब ये चीजें आगे बढ़ी हैं। अभी मोदी जी ने 2015 में विजिट किया था चाइना को। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैड टेकन ए वेरी प्रोएक्टिव स्टैंड। ऑल गवर्नमेंट्स हैव टेकन ए वेरी प्रोएक्टिव स्टैंड इन द पास्ट, बट अब चीजें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं हम नेगोशिएट करने की स्थिति में आ सकते हैं। हाँ। हो सकता है क्योंकि उनको बहुत इच्छा है सिल्क रूट आगे बढ़ाने की, तो कहीं वो सिल्क रूट चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा इंटैक्ट रहे। तो ये कहीं ना कहीं लेन देन के प्रोसेस में जब सरकार उचित समझेगी, ये जब होगा और चाइना के साथ हम एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएंगे, तो यही नॉर्थ ईस्ट आपकी कंट्री का सबसे प्रॉस्परस हिस्सा बन जाएगा। करेक्ट, दैट्स वेरी राइट। दिस ब्रिंग्स टू माय माइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने बात करी ज्योग्राफिकल लोकेशन और आइसोलेशन की, जो आपने अपनी किताब में बताई है। उसके साथ आपने बात करी ट्रैवल एंड टूरिज्म की। ये दो बहुत मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो किसी भी क्षेत्र या राज्य को आप देखेंगे, अगर हम उसकी ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए इन दो एस्पेक्ट्स के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स या मुद्दे जो आपने इस किताब में उठाए हैं नॉर्थ ईस्ट को लेके, इसकी प्रमोशन या इसके डेवलपमेंट, इस रीजन के डेवलपमेंट को या इसको ग्लोबली इन अ मोर सिक्योर वे मैप पे प्लेस करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ के लिए कुछ और पॉइंटर्स जो आपने इसके अंदर रखे हैं जो बहुत कंसिडरिंग है? मैंने साक्षी जी उसमें ये बात की है कि अभी तक का जो हमारा डेवलपमेंट रहा है सारा, वो ज्यादातर जो है पॉलिटिकली लेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड रहा है। तो उसके कारण एक बड़ा पैसिव एटीट्यूड आ गया वहां की लोकल गवर्नमेंट्स में और लोगों में भी। उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब तक लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो पूरा इंटरेस्ट नहीं लेगी और कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट नहीं कराएंगी, क्योंकि वहां कम्युनिटीज बहुत स्ट्रांग है, तब तक उनको लगेगा नहीं कि वो डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो केवल मात्र कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर देने से ही लोगों के दिल में ना तो ये भाव आने वाला है और ना वो सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए होगा कि वो चलता रहे, चाहिए होगा। और वहां पे कम्युनिटी टूरिज्म बड़े आराम से सक्सीड करेगा इस वजह से, क्योंकि कम्युनिटीज खुद ही बड़ी हॉस्पिटेबल है और वो चाहती हैं कि लोग आए, केवल हम सुविधाएं दे दें उनको और मार्केट दे दें। दूसरा, मैंने डेवलपमेंट में ये बात की है कि वहां पे डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी बिटवीन दी स्टेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए। और वहां पे एक इकोसिस्टम होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, जिसमें कि वो सारे डेवलपमेंट को कंटेक्चुअलाइज करें लोकल कंटेक्स्ट में। करेक्ट। और मार्केट डेवलप करें। हाँ, जो ऑटोमेटिकली उसको मैप पे रख ही देगा टुवर्ड्स ग्रोथ। वेल, आई थिंक सर जो आपने पॉइंट्स रखे वो बहुत अच्छे और बहुत वैलिड हैं। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रैवल टूरिज्म, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंटरमिंगलिंग ऑफ कम्युनिटीज़ और उसके साथ साथ उसको एक ऐसी जगह बनाना जहाँ सिर्फ सिक्किम या शिलोंग ही नहीं बल्कि राज्य के सारे और भी जितने क्षेत्र हैं वो भी, मतलब जो हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो भी इकोनॉमिकली एंड ऑल्सो ग्लोबली फीजिबल हो जाए फॉर अ वर्ल्ड ऑडियंस, जहाँ पे लोग आएँ। ट्रैवल एंड ट्रेड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्षेत्र
ग्रो करेगा ही. I think what you've placed across as your pointers in your book are very valid points, and that's a big thank you to you first of all, and a congratulations कि आप ये किताब लेकर आए and इस किताब के अंदर आपने इतने अहम मुद्दे रखे हैं जो I think is meant to not just reach across to the government of the country but also to the common people, ताकि वो समझ सकें कि ये कितनी ज़रूरी बातें हैं. On that note, thank you very very much sir कि आप हमें आज यहाँ join कर सके. He is wishing you all the very best for this book and your book that is yet to come. I think next महीने आपकी दूसरी book भी आ रही है. जी, कश्मीर पे आ रही है. Yes, we'll be talking about that also inshallah very soon with you. But आज के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. We wish you all the very best for your coming book again. Thank you very much for being on the chair with us. Thank you, Sakshi. नमस्कार, थैंक यू. तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज की तीसरे या कहूँ दूसरे सेगमेंट की बातचीत, जिसमें हमने आपको मिलाया एक लेखक और एक राइटर से, डॉक्टर भल्ला से. लेकिन अभी हम आज अपनी बातचीत को यहीं पे देंगे थोड़ा सा पॉज, बिकॉज दिस ब्रिंग्स अस टू द जर्नी. आपका और हमारा आज का सफ़र गुड इवनिंग इंडिया का यहाँ पर आकर समाप्त होता है, लेकिन आपसे फिर से एक बार मुलाकात करेंगे अगले बुधवार शाम को 4 बजे. टिल देन यू गाइज हैव अ लवली वीक अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड बाय.